हाँ जी, पिक मैंने शेयर किया, जरा एक बार स्क्रीन शेयर कर देना। शिवम कर रहे हो क्या स्क्रीन शेयर? सर काफी हैंग हो रहा है फोन। मैसेज आया है, होना सही नहीं चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आर्यन कर दो। एक मिनट, ये थोड़ी क्लियर नहीं आई है क्या? रुको रुको। आर्यन सेकंड वाली पिक देखना। हाँ जी, तो स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस बताई गई हैं ग्लूकोज की। तो क्या क्या है ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन? सबसे पहले ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखी हुई है CHO, उसके बाद में 4 जो है वो CHOH हैं, उनमें ओरिएंटेशन कैसे कैसे वो आपको पता होगा। 3 में OH जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे रहेगा, 1 में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है सबसे पहले, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए 3 अलग अलग, 3 क्या मतलब बेसिकली 2 सिचुएशन बताई गई है यहाँ पर, कि अगर ये सब लेते हो तो ये बनेगा और ये लेते हो तो ये बनेगा। तो क्या क्या है वो रिएजेंट, जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखो कि ऊपर ही ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है X2 और OH माइनस। ये X2 और OH माइनस हम और भी कहीं यूज करते थे इसको। किस रिएक्शन, किस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन का रिएजेंट होता है X2 और OH माइनस? हॉफमैन ब्रोमेमाइड और हेलो फॉर्म। ये सर। हेलो फॉर्म का भी तो यही है। ये हाँ सर। भाई, हेलो फॉर्म का है नहीं है? ये Yes, sir. सर। है ना? तो हेलो फॉर्म में आप याद करो, हेलो फॉर्म के लिए रिएजेंट रिएक्टेंट क्या हुआ करता था? CH3, फिर उसके बाद में C डबल बॉन्ड O। तो हम कहते थे CH3CO जिनमें है वो तो करेंगे, लेकिन अगर किसी में CH3CO नहीं है, CH3CHOH है, वो भी कर देते थे। उसका रीजन क्या दिया करते थे अगर याद हो तो आपको? हम ऑक्सीडाइजिंग कहते थे होता कि है। जो Mild X2OH oxidation. माइनस आप यहाँ जो रिएजेंट यूज कर रहे हो वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो हमारा CHOH वाला पार्ट है उसको भी वो CO में कन्वर्ट कर देगा, और उसके बाद में रिएक्शन जैसे होती है वैसे करवाए। तो एल्कोहल को कीटोन में तो भेजना या एल्कोहल को एल्डिहाइड में भेजने वाला काम तो हमने ऑलरेडी करवाया था इससे। यहाँ एक और स्पेसिफिक काम है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक एल्डिहाइड को करता है, नहीं हर एक एल्डिहाइड को नहीं करता, बट ये जो ग्लूकोज वाला जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको इसके साथ अगर हम X2OH माइनस लेते हैं तो ये आपके CHO वाले ग्रुप को, केवल और केवल CHO वाले ग्रुप को, तो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो यहाँ पर ये वो काम नहीं कर रहा है जो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में किया करता था। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये एल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में लेके जाता था, जबकि यहाँ एल्डिहाइड को एसिड में लेके जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये किसी भी एल्डिहाइड को ले जाता है ना, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपका ग्लूकोज वाला एल्डिहाइड होता है उसको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से काफी हद तक COOH में ले जाता है। बाकी आप देख सकते हैं जो हमारे OH वाले ग्रुप थे वो अभी भी एज इट इज लगे हुए हैं, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ COOH वाले CHO वाले कार्बन को COOH में कन्वर्ट करना है। तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया है? CHO को COH में कन्वर्ट किया। बाकी तो ऑक्सीडाइज होने वाली चीजें और भी थी यहाँ पर। एल्कोहल ग्रुप थे 5-5, एक बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ हुई है उनके साथ।
अच्छा, इसके अलावा आप देखिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन तो हम पहले से जानते हैं। टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, किस लिए यूज किया था हमने इनको, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को डिस्टिंग याद है करने के लिए। किस लिए यूज किया था? एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करते हैं और कीटोन के साथ नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वही तो हो रहा है यहाँ पर, जो CHO ग्रुप है उसको COH में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में आता है कंसंट्रेटेड HNO3। तो अगर आपको याद हो तो कंसंट्रेटेड HNO3 को मैंने काफी अच्छा एकदम हाई कैटेगरी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया है। कहाँ, मैं याद दिलाता हूं आपको, कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं हुआ करता था, याद है? कीटोन्स sir. का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। नॉर्मली जो हमारे KMNO4 K2CR2 वगैरह होते हैं इनसे नहीं होता। तो वहां पर हम कंसंट्रेटेड HNO3 लिया करते थे और हीट करते थे, तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाया करता था। इसका मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 आपका एक रिलेटिवली अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपके पास जो एल्डिहाइड है उसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो नीचे वाला आपका CH2OH ग्रुप है उसको भी केवल एल्डिहाइड तक नहीं, फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इस तरीके के दो तरीके के ऑक्सीडेशन यहाँ ऑब्जर्व होते हैं ग्लूकोज में। एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ CHO वाले ग्रुप को COH में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड HNO3, तो वो क्या करेगा, जो नीचे वाला CH2OH है उसको भी COOH में ले जाए। ठीक है, और हाँ, तो इस तरीके से ये आपके पास में हो गया ऑक्सीडेशन। थोड़ा नीचे आ जाइए आर्यन, रिडक्शन पे आते हैं। हाँ जी, रिडक्शन देखिए, रिडक्शन में भी यहाँ पर दो केसेस आपके सामने लिखे गए हैं। सबसे पहला जो है उसमें तो काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट कुछ लिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, सब आपके जाने पहचाने रिड्यूसिंग एजेंट हैं। LiLH4 हो गया, NaBH4 हो गया, H2 निकेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा NaHG हो गया, MPV रिडक्शन, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। ठीक है, इसके अलावा Na-C2H5OH, Na-C2H5OH, ये रिएजेंट याद है कौन से रिडक्शन का हुआ करता था? Na-C2H5OH, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किसका क्या नाम होता है इसका, याद है किसी को? नहीं है, कोई नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। बॉब ब्लैंक रिडक्शन याद आ रहा है कुछ? बॉब ब्लैंक रिडक्शन एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था। सर ये नहीं था, ये नहीं पढ़ाया नोट्स में, नहीं है। नहीं, जहां मैंने रिडक्शन पढ़ाया आपको वहां नहीं बताया ये? नो सर। नो सर। ओके ओके ओके, बॉब ब्लैंक रिडक्शन है, कोई नहीं, मैं इसकी पिक जो है मेरे को, मैं देखता हूँ शायद अभी हो तो मेरे पास, अभी सेंड कर देता हूँ आपको। रिडक्शन का नहीं है मेरे पास अभी, ऑक्सीडेशन का है। कोई नहीं, ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, बॉब ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लिए हैं और अब यहाँ रिडक्शन चल रहा है। तो आप खुद याद करो, क्या एल्कोहल को रिड्यूस कर पाना इतना आसान होता था? आपका जो LiLH4 जो कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको रिड्यूस किया करता था, लेकिन लास्ट में कहां ले जाकर के छोड़ दिया करता था? सब एल्कोहल पे। Alcohol पे. इसका मतलब एल्कोहल का तो रिडक्शन उतनी आसानी से होता नहीं है, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है उसको जरूर ये सब रिड्यूस कर सकते हैं। और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका CHO वाला ग्रुप है वो CH2OH में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमें तो एल्कोहल को भी रिड्यूस करना है, तो उसका तो फिर एक ही चारा बचता है आपके पास में, क्या? रेड फॉस्फोरस और HI। तो अगर रेड फॉस्फोरस और HI के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन, मतलब कि क्या बन जाएगा, N हेक्सेन आपके पास यहाँ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, आगे भी कुछ और रिएक्शन है। ये तो ऊपर तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली हो गई।
इसके अलावा अब कुछ नीचे रिएक्शंस आ रही हैं। क्या क्या रिएक्शंस हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहली आ रही है HCN। ये तो हमारी बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। देखो आपके पास में ग्लूकोज में एल्डिहाइड वाला ग्रुप भी है और एल्कोहल वाला ग्रुप भी है। तो कुछ रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड वाली, कुछ रिएक्शन हमारी एल्कोहल वाली आएंगी। तो पहली रिएक्शन जो यहाँ लिखी हुई है वो HCN वाली लिखी हुई है। ये बहुत ही जानी पहचानी रिएक्शन है हमारी। हमने जब कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े थे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें जो पहला पहला एग्जांपल आपको बताया, फर्स्ट एग्जांपल, वो यही बताया था, एडिशन ऑफ HCN। और इसमें जो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। 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 तो एग्जैक्टली वही रिएक्शन है। आप नीचे वाला जो ग्रुप है 5 OH जहां लगे हुए हैं वो एज इट इज है, उस पर कोई किसी तरीके की रिएक्शन नहीं हो रही। सिर्फ आपका जो CHO वाला ग्रुप है उसमें कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है उसके साथ तो CN जुड़ गया है, और जो O पे माइनस आएगा उसके साथ में H जुड़ गया है। बस केवल इतना ही रिएक्शन है, कोई और नई रिएक्शन ये नहीं है। चलिए अगली रिएक्शन भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन। एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ? अमोनिया या उसके डेरिवेटिव के साथ। तो ये वाला जो अमोनिया का डेरिवेटिव है इसको हम हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, और इससे इसकी रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं ऑक्साइन। यार, ऑक्साइम। ऑक्साइम। इमाइन में तो R होता है या डबल फिर बॉन्ड H। एन। हाँ, डबल बॉन्ड NH या डबल बॉन्ड NR, कुछ इस तरीके से उसको इमाइन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। ऑक्साइम बन गया। अगली रिएक्शन क्या है? सेम वही, OH की जगह NH2 लगा हुआ है तो OH की जगह NH2 आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, और उसको क्या बोल देते हैं जो बनता है? हाइड्रोजोन। ठीक है। हाइड्रोजोन। अच्छा, अगली रिएक्शन आ रही है HIO4। ये तो पढ़ाई होगी आपको परायोडिक ऑक्सीडेशन के नाम से। यस सर। यस सर। और इवन ये वाला एग्जांपल ग्लूकोज की रिएक्शन अगर HIO4 के साथ होगी तो क्या क्या बनेगा, मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है। तो जो सबसे पहले आपका जो CHO वाला पार्ट है, ऊपर ही ऊपर जो CHO वाला पार्ट है वो तो किस में कन्वर्ट होगा? CHO वाला पार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं। आप देखो कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड OH में। और लग जाएगा। एक OH और लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। HCOOH। ठीक है। अच्छा, ये तो HCOH को अलग करो। अच्छा, अब सबसे नीचे वाले CH2OH पे आओ। सबसे नीचे वाले CH2OH के साथ एक OH और लग जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो बताओ ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया नहीं हो गया? यस। यस सर। ऊपर ही ऊपर से क्या बन गया? फर्स्ट वाले से क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक सबसे एसिड। नीचे वाले से क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब आ जाइए बीच वाले 4 CHOH पे। बीच वाले 4 CHOH पे एक OH ऊपर से लगेगा, एक OH नीचे से लगेगा। मतलब एक ही कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे। 3 OH में से एक H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 OH हट करके C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो बताओ ये फॉर्मिक एसिड हो गया या नहीं हो गया? 4 और यस सर। फाइनली आपके पास में 5 तो फॉर्मिक एसिड और एक मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेल्डिहाइड का बन गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद में आ रहा है आपके पास में AC2O। ये रिएक्शन देखो आपके सामने लिखी हुई है, और बताओ इस रिएक्शन को तो हम जानते हैं ना, ये तो मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन नहीं हो गया क्या? बताओ। यस सर। मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन याद कीजिए। 5 एल्कोहल हैं। एल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ करवाते तब तो एस्टर बनता ही। यहाँ एसिड नहीं लिया हमने, एसिड का डेरिवेटिव ले लिया। कौन सा डेरिवेटिव? जिसकी रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती है। कौन कौन से? या तो एसिड हेलाइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। हमने यहाँ एनहाइड्राइड लिया है एक्सेस में, AC2। तो होगा क्या? H तो हटता जाएगा और AC लगता जाएगा। इस प्रोसेस को एक और नाम से भी जानते हैं हम, H हट करके AC लगना। क्या बोलते थे इसको, याद हो तो किसी को? H, एसिटिलेशन बोलते हैं इसको। एसिटिलेशन हो रहा है H हट करके और आपका AC लगता जा रहा है। और जो फाइनली कंपाउंड बना है उसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। वो समझ में आ गया होगा क्यों है। 5 एसीटेट ग्रुप लग गए हैं ग्लूकोज में H हट करके। तो ये वाली जो रिएक्शन है लास्ट वाली, वो एक एल्कोहल की रिएक्शन है। इससे ऊपर वाली जो रिएक्शन है HIO4, वो एल्कोहल और एल्डिहाइड मिक्स टाइप की रिएक्शन है अगर वो तो। उससे ऊपर वाली जो 3 रिएक्शन है वो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से। आगे और देखते हैं नेक्स्ट। अगली पिक शेयर करो, सेंड करता हूँ।
सर आपको माइक म्यूट है। एक मिनट, इतनी देर से मेरी आवाज नहीं आ रही थी? हाँ नहीं सर। सर। अरे यार, मैं तब से बोले जा रहा हूँ मैं, और जब मैंने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो किसी का जवाब नहीं आया, तब मैंने देखा है। चलो रुको। हाँ भाई। अच्छा, मतलब यानी कि मैंने जो अभी इतना समझाया वो आपको कुछ किसी को सुनाई नहीं दिया ना? सुनो सर तो आपको सुनो। नहीं बोला सर। भी था आपका माइक ऑफ है। आवाज आई नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो AC2O एक्सिस के साथ रिएक्शन करा के जो हमने 5 AC लगाए थे अभी इससे पिछले वाली स्ट्रक्चर में, वो 5 AC कहाँ कहाँ लग रहे हैं वो यहाँ समझाया गया है ध्यान ढंग से। आपके पास अब तक आपको ओपन, एक और बैक वाले पे आओ, बैक वाले पे आओ जरा, बैक पेज पे। हाँ जी, इस ओपन चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको क्या लगेगा कि AC कहाँ कहाँ लग गए आपके? जहां जहां OH था वहां वहां AC लग गए, ठीक है? मतलब Yes. नीचे 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर के कार्बन पे AC लग गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। AC कहाँ लग रहे हैं? इधर देखो, आओ जरा उस पे, नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो, सबसे पहले तो जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज है अपनी कौन सी स्ट्रक्चर में? पायरेनोज स्ट्रक्चर में। इस पायरेनोज स्ट्रक्चर में जो आपका 5th नंबर के कार्बन पे जो OH था वो ऑलरेडी वो H यूज हो चुका है, वो अब H है ही नहीं कहीं पिक्चर में। वो H जा चुका है कहाँ? एल्डिहाइड वाले ऑक्सीजन के पास में। तो जो AC भी लगेगा वो कहाँ लगेगा? आप पोजीशंस देख सकते हैं, एल्डिहाइड वाले पे लग रहा है वो। तो 5 ही लगेंगे, लेकिन 5 वैसे नहीं लगेंगे जैसे हम सोच रहे थे। वो यहाँ पे पूरी साइक्लिक स्ट्रक्चर उसकी बना के आपको दिखाई गई है, इस तरीके से बनेगी, ठीक है? और नाम वही हो गया इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की, सिंपल वही है, H हटके AC लगा है, लेकिन वो H कहाँ कहाँ पर है वो हमें पता नहीं। अच्छा, इसके बाद में अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। जो आपके पास में ग्लूकोपाइरेनोज हम बनाते हैं, ये जो रिंग वाली जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ग्लूकोपाइरेनोज ध्यान से देखो, ये एक हेमी एसिटल है या नहीं है? कैसे बना है सुनो। एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ हुई है। एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ हुई है तो बताइए हेमी एसिटल ही तो बनता है, बोलो। तो शिवम, ये हेमी एसिटल जो है, इसमें हेमी एसिटल की क्या खासियत होती है जानते हो? सर बेसिक मीडियम में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं वो बात तो एल्डिहाइड। वो बात तो ठीक है,
मतलब वैसे कैसे पहचानते हैं हम इसको कि भाई देखो ये वाला ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये हेमी एसिड है। सर एक ही कार्बन पे एक O वाला ग्रुप भी लगा होता है एक और ही एक कार्बन पे OH होगा और OR होगा। ये सर OH और OR होना ये तो बताता है हेमी को, और उस कार्बन पे जिसपे OH और OR है उस पे एक H भी लगा हुआ है, ये बताएगा एसिटल हो जाता है। ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर ये जो एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन आपका हेमी एसिटल वाला चीज हो गई या नहीं हो गई? इस पे एक H भी है और एक OH है और एक OR है, ठीक है? नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, अब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं MEOH ऑब्लिक H प्लस के साथ, मतलब एसिडिक मीडियम में अब एल्कोहल का हम दूसरा मॉलिक्यूल और ले आए। एल्कोहल तो आपके पास यहाँ घर में भी बहुत सारे थे, इसके पास खुद के पास ही OH ग्रुप बहुत सारे हैं, बट ये उनके साथ रिएक्शन कर नहीं सकता क्योंकि सब साइक्लिक हैं और कंस्ट्रेंट है सबके पास में, तो आगे कोई रिएक्शन इसमें नहीं होती। तो हमने क्या किया, एल्कोहल का अलग से हम एक मॉलिक्यूल लेके आए, और अलग से जब आप मॉलिक्यूल लेके आए तो ये जो एसिटल फॉर्मेशन की कंप्लीट रिएक्शन होती थी, हेमी एसिटल के बाद जो एसिटल बनता था, कैसे बनता था याद करो, जो OH था एसिडिक मीडियम में OH पानी की तरह हटता था, कार्बोकेटाइन बनता था, और उस कार्बोकेटाइन के ऊपर आपका एल्कोहल का अगला मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के थ्रू अटैक करता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से देखो यहाँ पर MEOH का अटैक दिखाया गया है। बने हुए कार्बोकेटाइन पे MEOH ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो फाइनली आपके पास में जो भी एल्फा ग्लूकोपाइरेनोज या बीटा ग्लूकोपाइरेनोज है, कोई सा भी ग्लूकोपाइरेनोज लो, लेकिन जब आप उससे उस पर रिएक्शन MEOH की करवाओगे तो वो साइमल्टेनियसली अकेला एक एल्फा वाला भी बीटा भी बनाएगा और अल्फा भी बनाएगा, और उसको बोलेंगे क्या हम, उसका नाम होगा मिथाइल ग्लूकोसाइड। मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक है बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक है अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर ये रिंग क्यों नहीं ब्रेक हुई? रिंग सर वो वाली हमारी ग्लूकोज वाली रिंग क्यों नहीं ब्रेक करी? बताओ, ग्लूकोज वाली रिंग को ब्रेक करने का मतलब क्या है? जो हेमी एस्टर बन चुका है उसको आप लेके जा रहे हो वापस पेरेंट एल्डिहाइड, ऐसा ही ना? यस सर। तो वो काम तो यस तब सर। होता था जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते थे। आपने वो तो ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती थी, इक्विलिब्रियम में होती थी ना, उसको आप बैकवर्ड भी लेके जा सकते हो, उसको आप फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हो। तो यहाँ हमने यस सर। कंडीशन उसको हेमी एस्टर से एसिटल में ले जाने वाली लिखी है, ना कि हाइड्रोलिसिस करवा के पीछे ले जाने वाली। MEOH लिखा हुआ है, पानी थोड़ा लिखा है। यस सर आगे सर। हाँ जी, नेक्स्ट ये ग्लूकोज हुआ आपका कंप्लीट। केमिकल रिएक्शंस मैंने नहीं पढ़ाई थी, केमिकल रिएक्शन आज हमारी हो गई है ग्लूकोज की, 6-7 केमिकल रिएक्शन है। एनसीईआरटी में भी आई थिंक यही होंगी अगर आप पढ़ के आए हो तो। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर हमने ग्लूकोज ऑलरेडी पढ़ लिया है तो। इधर देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज की हमने पहली बार जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, उसी तरीके से अब हम फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। बस अंतर इतना सा है कि आपके पास में एक तो उस वाले केस में भी सेकंड लास्ट कार्बन पे जो एल्कोहल ग्रुप है वो एसिटल फॉर्मेशन में यूज होता था, यहाँ पर भी जो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH है वो कीटल फॉर्मेशन में यूज होगा। बस अंतर इतना सा है कि उसमें जो एल्डिहाइड और एल्कोहल होते थे वो फाइनली रिंग बना के 6 कार्बन की रिंग बनती, 6 मेंबर की रिंग बनती थी। यहाँ जो आपके पास रिंग बनेगी वो 6 की नहीं बल्कि 5 मेंबर की बनेगी। किस तरीके से बन रही है वो आप एक बार देख सकते हो थोड़ा ध्यान से। H2 मतलब पानी में लेकर के, और जो सेकंड लास्ट कार्बन का OH है उसने अटैक किया है CO वाले कार्बन, तो वो ऑक्सीजन तो जुड़ गया देखो आपके उस कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ जुड़ने के बाद में जो C डबल बॉन्ड O वाला O है उस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस वाले ऑक्सीजन का जो H है नीचे नीचे से सेकंड नंबर का जो ऑक्सीजन है उस पे जो H है वो उस ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा, CO वाले ऑक्सीजन पे, और फाइनली वहां पर एक OH ग्रुप नया आ जाएगा, और CH2OH ग्रुप तो पहले से ही लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास में फाइनली ऊपर वाले कार्बन पे OH और CH2OH आप किस तरफ लिख रहे हो उसके हिसाब से आपके दो फॉर्म बन जाएंगी, एक को हम अल्फा बोलेंगे, एक को हम बीटा बोलेंगे। दोनों को यहाँ प्रॉपरली बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपने एनोमेरिक कार्बन पे, एनोमेरिक कार्बन पहली बात तो आपके पास राइट में है, और OH अगर ऊपर लिखा हुआ है उस पे तो उसको आपने बीटा नाम दिया है, और अगर OH नीचे लिखा हुआ है तो उसको आपने अल्फा नाम दिया है। बाकी आप सारे कार्बन पे OH का
जो ऊपर है या नीचे है वो अगर देखोगे तो एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा आपको जैसा ग्लूकोज में होता है, उसमें किसी तरीके का कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार पहले थोड़ा सा जो है जो स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने लिखी गई है 5 मेंबर की रिंग में, और उसमें OH और बाकी ग्रुप लगा करके उसको थोड़ा अच्छे से विजुलाइज कर लो, ग्लूकोज के साथ उसको कोरिलेट कर लो, ऊपर थोड़ा सा इसको हल्का सा ऊपर कर देना। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, आर्यन थोड़ा सा जो ऊपर वाला ग्लूकोज है वो भी दिखा दो ताकि कोरिलेशन हो सके, थोड़ा सा और ऊपर। हाँ हाँ, ये जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है, ठीक है, इस ग्लूकोज के साथ आप इसको कोरिलेट कर लो कि जैसे जैसे वहां उसमें CH2OH है, यहाँ भी वही है HOH। एक बार देख लो ढंग से, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा वो सुन लो। उसको बोलते थे ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि पायरेन वाली रिएक्शन की रिंग थी वहां पे। यहाँ पे फ्यूरेन वाली रिंग है, उसको बोला जाएगा फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज और फ्रक्टोफ्यूरेनोज। स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझ लो आप, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है? नो सर, हो गया। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जैसे हमारे अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में अल्फा का कुछ और ऑप्टिकल एंगल हुआ करता था और बीटा का कुछ और होता था, ऐसे यहाँ पे भी होता है। जो आपके पास में बीटा वाला है वो माइनस में 133 है, और जो अल्फा वाला है वो माइनस में 23 है। यहाँ दोनों माइनस में है, वहां दोनों प्लस में हुआ करते थे। फिर आपके पास में इन दोनों की कुछ परसेंटेज फिक्स होती है, और उस परसेंटेज के हिसाब से फाइनली जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो -92 आता है। तो मुझे एक बार फटाफट आप कैलकुलेट करके परसेंटेज बता दोगे क्या इंडिविजुअल, जैसे हमने वहां निकाली थी? 133 और 23 हैं, तो दोनों अलग अलग लेवल पे, लेकिन जब मिक्सचर होता है तो वो 92 हो जाता है। तो दोनों की परसेंटेज कितनी कितनी चल रही होगी? चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, मेरे पास भी फिलहाल तो आंसर नहीं है इसका, बट इंडिविजुअल परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आपने वहां बताया था ना मुझे, ग्लूकोज वाले केस में कितनी कितनी निकाली थी, ग्लूकोज के केस में हमने 64% और 36%। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों की इक्विलिब्रियम मिक्सचर में एक परसेंटेज होती सर है। 37.27 आ रही है। कौन से वाले की? और सर नीचे वाले की, अल्फा वाले की। अल्फा वाले की आ रही है 37.27, तो 37 इसको कर लो, 63 उसको कर लो। वैसे एक बात है, ऑलमोस्ट बराबर ही आ गई परसेंटेज, अगर आप समझ पा रहे हो तो। उसमें अल्फा कितना होता था? 36, यहाँ कितना आ रहा है? 37, वही बात है। ठीक है, अच्छा, अब मेरा सवाल यह है कि फ्रक्टोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा? थोड़ा पेज पलटो, नोट देखो मैंने कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, उसके लिए मैंने कुछ नोट आपको लिखवाया हुआ है। तो उस हिसाब से सोच के बताइए, फ्रक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? क्या लिखवाया है रिड्यूसिंग शुगर के लिए? मिला? सर है रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, क्या लिखवाया हुआ था नोट में? नोट में आपको लिखवाया हुआ है कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन में पे जिसमें भी OH होता है, OH जहां भी होगा वो आपके पास में रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो आप देख सकते हैं एनोमेरिक कार्बन जो है यहाँ पर कौन सा,
जो रिंग वाला ऑक्सीजन है उसके जस्ट बगल में जो राइट में आपको कार्बन दिख रहा है वो एनोमेरिक कार्बन है। उस पे आप देख सकते हैं OH ग्रुप है जो कि बीटा में तो ऊपर है और अल्फा में नीचे है। तो उस OH ग्रुप की वजह से ये जो आपके पास में फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। और अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो बताइए फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करेगा। तो आप याद करो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट जनरली कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते थे, लेकिन फ्रक्टोज एक कीटोन है, इसके बावजूद भी इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन हमने ऑलरेडी फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के टाइम पे बताया हुआ है आपको। क्या? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का कॉन्सेप्ट था ना ये। यस सर। तो उस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होने की वजह से ये उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो कीटोन जनरली पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या टॉलेंस रिएजेंट के साथ, लेकिन अगर कीटोन आपका अल्फा हाइड्रोक्सी टाइप का है और वो अल्फा हाइड्रोक्सी भी कैसा होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए, याद है लिखवाई थी ये चीज भी, यस सर। तभी तो वो एल्डिहाइड हो पाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी नीचे वाले OH के हिसाब से आप देखोगे वो कोई काम का नहीं है। तो फ्रक्टोज भी आपका कैसा हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। नीचे नीचे वाली जो लाइन है वो इसमें देख लो, थोड़ा सा ऊपर कर दो इसको आर्यन। फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड कैन शो म्यूटा रोटेशन। सबसे नीचे वाली लाइन, सबसे नीचे। फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर एंड कैन शो म्यूटा रोटेशन। आज ये हो गया आपका फ्रक्टोज, उसकी स्ट्रक्चर, उसके एनोमर्स, उनका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन और उनकी परसेंटेज। अब आ जाते हैं हम फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शंस पे। जैसे ग्लूकोज की हमने केमिकल रिएक्शन देखी, एक्सटेंड करता हूं। आर्यन सेंड कर दिया मैंने पिक, दूसरी पिक पे आ जाओ। क्लियरिटी कम लग रही है क्या थोड़ी सी? ये समझ में आ रहा है? सर आ सर रहा है समझ में। हाँ सर जैसे एनसीईआरटी में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसमें ना ऐसे फर्स्ट पॉइंट था कि ग्लूकोज डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप डज नॉट गिव NaHSO3 टेस्ट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से वो ये वाला टेस्ट नहीं दे रहा। तो लेकिन जब हमने केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज देखे उसमें जैसे ऑक्साइम बन रहा है और साइनोहेड्रिन बन रहा है, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। एक्चुअली वहां पे वो जो लाइन लिखी हुई है ना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये वो वाला टेस्ट नहीं देता, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। रीजन बीइंग कि NaHSO3 के साथ वो रिएक्शन तो नहीं देता, वो हिंड्रेंस की वजह से नहीं देता है। आप याद करो जब हमने NaHSO3 वाली रिएक्शन बताई थी, इसको हम बोलते थे बाइसल्फाइड टेस्ट, है ना? बाइसल्फाइड टेस्ट के नाम से पढ़ा था हमने। तो मिथाइल कीटोन। एल्डिहाइड तो दिया करते थे, कीटोन्स नहीं दिया करते थे, और कीटोन में सिर्फ उसे मिथाइल कीटोन देता था। तो वहां पे भी रीजन क्या देते थे हम कि भाई हिंड्रेंस इस वाले केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ हिंड्रेंस जो है ना, आप इधर देखो एल्डिहाइड पे एक तरफ तो H है लेकिन दूसरी तरफ कितना बड़ा ग्रुप आ चुका है, इस वजह से ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन जो है टेस्ट ना देने का वो है हिंड्रेंस। क्लियर है? यस सर।
ठीक है। आर्यन मैंने ना एक दूसरी पिक भी भेजी है दोबारा इसी वाले पेज की, वो वाली देख लो, वो थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा क्लियर है शायद। सेम ही है वैसे, चलो ठीक है, हाँ ये दिख रहा है। हाँ ये केमिकल रिएक्शंस पे आ जाइए। सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन, उसके बाद में रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ थोड़ा सा जो है गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वहां पर हमने केवल दो ही केस बन रहे थे ग्लूकोज में, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। माइल्ड वाले में आपका X2OH माइनस फैलिंग सॉल्यूशन सब एक साथ आ गए थे, और HNO3 को हमने अलग से देख लिया था। लेकिन इस केस में आप देखो जो X2OH माइनस है वो यहाँ किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, कोई रिएक्शन इसकी नहीं होगी। लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो तो फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करते ही हैं, अभी अभी देखा है हमने। क्या रिएक्शन करेंगे वो यहाँ फ्रक्टोज के साथ में? वो फ्रक्टोज के साथ में जो CH2OH वाला पार्ट है उस CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने HNO3 ले लिया तो HNO3 का तो काम पता है कि वो आपके पास CH2OH, ऊपर वाले CH2OH को भी और नीचे वाले CH2OH को भी, दोनों को किस में ले जाएगा? दोनों को COOH में ले जाएगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, रुको रुको रुको। इसमें क्या हो रहा है ये? हाँ, इसमें आपस में ब्रेकेज हो रहा है। ये कीटोन है ना, कीटोन, कीटोन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हो रही है, तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पर, इसमें एक चीज और नहीं लिखी हुई है कि 5 कार्बन वाला एसिड भी बन सकता था इसमें। तो जो C डबल बॉन्ड O है, या तो उसके ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा या तो उसके नीचे वाला बॉन्ड टूटेगा। अब सुनिए, अगर नीचे वाला बॉन्ड टूटता है तो ऊपर की तरफ कितने कार्बन रह गए? 2, और नीचे कितने रह गए? 4। तो 4 कार्बन वाला एसिड बन गया, उसका नाम तो दे दिया टार्टरिक एसिड। और ऊपर जो 2 कार्बन वाला पोर्शन है वो भी फुली ऑक्सीडाइज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड में। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसमें ऊपर वाला बॉन्ड टूटे। अगर ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऊपर की तरफ कितने कार्बन है? केवल 1। और नीचे की तरफ कितने कार्बन है? 5। तो जो ऊपर की तरफ 1 कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, और जो नीचे की तरफ 5 कार्बन है वो आपके पास में 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में है। जैसे टार्टरिक एसिड बना था टर्मिनल पे COH और बीच में OH, उस तरीके से उसमें भी टर्मिनल पे COH और बीच में 3 क्या हो जाएंगे? OH। वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके की 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ सकती हैं अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो। और ये जो 4 कार्बन वाला आपके पास बन रहा है टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड के टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, एक RR, एक RS, एक RR, एक SS और एक RS। और जो RS वाला होता है उसको मीजो बोलते हैं, मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है। इस केस में कौन सा बनेगा? टार्टरिक एसिड के 3 स्टीरियो आइसोमर्स में से क्या यहाँ पर तीनों बनेंगे या फिर कोई स्पेसिफिक बनेगा? बोलो भाई बोलो, एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। टार्टरिक एसिड जो बन रहा है यहाँ पर, वो टार्टरिक एसिड के 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तीनों के तीनों, या फिर कोई एक पर्टिकुलर बनेगा या कोई 2 बन रहे होंगे? क्या होगा? सर 2 बन रहे होंगे शायद। कौन कौन से वाला? सर SS और RR। SS और RR। हाँ सुनो, इसके पिछले वाले पेज पे आओ, ग्लूकोज, या पिछले वाले पेज पे क्यों आओ, यही देखो रिडक्शन वाले केस में पूरा एकदम फ्रक्टोज, इसी पेज पे नीचे जो रिडक्शन है उसमें फ्रक्टोज की पूरी रिएक्शन, पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, ओपन कर। ये टार्टरिक एसिड कब बन रहा है? जब नंबर 2 और नंबर 3 वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। करवा दो ब्रेक, तो नीचे वाला केवल 4 कार्बन का एक ग्रुप बच गया हमारे पास में, जिसमें सबसे नीचे वाला जो कार्बन है वो COH में कन्वर्ट हो चुका है, और जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वो भी COH में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, जो 2 OH ग्रुप आपके बीच में है वो सेम साइड पे है या नहीं है? और इस पूरे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला बनेगा यहाँ पे? मीजो वाला टार्टरिक एसिड बनता है। तो जब आप अपने नोट लिखें
तो इसमें टार्टरिक एसिड के साथ साथ मीजो वर्ड और ऐड कर देना। फ्रक्टोज के ऑक्सीडेशन से जो टार्टरिक एसिड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ मीजो टार्टरिक एसिड बनता है, बाकी फॉर्म नहीं बनता। बात समझ में आई? ये जो मैंने मीजो एक्सप्लेन किया या फिर नहीं समझ में आया? ये सर लग गया। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद में रिडक्शन आता है। रिडक्शन में तो देखो ज्यादा कुछ है नहीं, वही जो कीटोन है आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना जरूर है कि जो कीटोन अब आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो अब वो कायरल हो जाएगा, जबकि एल्डिहाइड वाले केस में, मतलब ग्लूकोज वाले केस में ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ जैसे ही वो कायरल होगा तो कायरल है तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसलिए यहाँ पे दोनों के करस्पॉन्डिंग बनाया हुआ है। एक को मैनिटॉल बोलते हैं और एक को सॉर्बिटॉल बोलते हैं, दोनों का पर्टिकुलर नाम है। इस वाली फॉर्म को मैनिटॉल बोला जाएगा, दूसरी वाली फॉर्म को सॉर्बिटॉल बोला जाएगा। अच्छा, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल आपस में क्या होंगे? मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल आपस में क्या होंगे? सिखाया तो था टर्म, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप। एपीमर होंगे भाई, केवल एक एपिमर। एपीमर्स होंगे, केवल एक कार्बन पे चेंज। क्या ये शिवम डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे? एपीमर सर होंगे तो डायस्टीरियोमर होंगे। डायस्टीरियोमर भी होंगे। डायस्टीरियोमर का ही एक स्पेसिफिक केस होता है एपीमर। चलिए नेक्स्ट, नीचे आइए। नीचे वही सब रिएक्शन, HCN वाली रिएक्शन, NH2OH वाली रिएक्शन, तो कुछ नहीं करना है इसमें। जो कीटोन वाला ग्रुप है उसके साथ रिएक्शन करवाते चलो। सबसे पहले जो HCN वाली रिएक्शन है उसमें साइनोहाइड्रिन बनेगा। इसमें ऑब्वियसली आपका कार्बन कायरल हो गया है तो दोनों फॉर्म बनेंगे। NH2OH के साथ तो ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगले नेक्स्ट रिएक्शन पिक सेंड करता हूँ, 1 मिनट। अरे पिक शेयर कर दिए, एक बार देख लेना। इसको रोटेट कर सकते हो क्या? सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो चारों पांचों रिएक्शन यहाँ पे इस पेज पे जो लिखी हुई है, 4 रिएक्शन, ये बिल्कुल वही है जो रिसेंटली अभी भी हमने ग्लूकोज के लिए पढ़ी है। एक बार जरा देख लीजिए इनके इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, किसी में भी कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसमें पिनाकोल पिनाक्लोन होने की पॉसिबिलिटी है लास्ट वाले में। इससे मतलब सर क्योंकि जो बाकी रिंग वाले OH हैं, अगर उनमें से कोई हट जाए वो एसिडिक हाँ मीडियम हाँ, में,
तो सर फिर पिनाकोल पिनाकोलोन हो सकती है ना? पिनाकोल में यार पानी लेना पड़ता है, बिना पानी कैसे? यहाँ तो MuH में हम रिएक्शन करवा रहे हैं ना, पानी तो ले ही नहीं सकते आप, वो तो फिर तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा उसको। अच्छा ये सर। सॉल्वेंट पानी चलता है उसमें, फिर वो OH हटता है, पानी बन करके कार्बोकेटायन आता है ना। और एल्कोहल नहीं होता है सबसे बड़ी बात, यहाँ एल्कोहल है तो फिर वो भी तो अपना कुछ रोल प्ले करेगा ना। ये सर। हाँ भाई, चारों रिएक्शन आ गई समझ में कैसे हो रही है? बिल्कुल वही है जो अभी भी ग्लूकोज में पड़ी है, बस वो एक कीटोन के कॉन्टेक्स्ट में है। नेक्स्ट, ये आपके मोनोसैकेराइड हो गए। मोनोसैकेराइड हमने दो बहुत डिटेल में देख लिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। बाकी जो मैनोज था और जो गैलेक्टोज था वो उतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए मैनोज तो क्या है, C2 एपीमर ग्लूकोज का, और गैलेक्टोज क्या है, C4 एपीमर ग्लूकोज का। ये हो गए हमारे मोनोसैकेराइड। इसके बाद में आता है डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड जो हैं, मैंने आपको ऑलरेडी 3 बताए हैं एकदम स्टार्टिंग में, याद कीजिए कौन कौन से बताए थे। डाइसैकेराइड 3 कौन कौन से बताए थे आपको? हमने 3 डाइसैकेराइड पढ़े हैं अब तक। कौन कौन से? एक तो सुक्रोज पढ़ा था, एक माल्टोज पढ़ा था, और एक लैक्टोज पढ़ा था। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। और उन्हीं को अब थोड़ा सा और डिटेल में अब हम देखेंगे। एक सेकंड, ये वाली पिक क्लियर नहीं आई है। अरे नेक्स्ट पिक देखना। हाँ जी, थोड़ा सा जो ऊपर लिखा हुआ है एक बार जरा थ्योरी पढ़ लीजिए। डाइसैकेराइड्स में क्या लिखा हुआ है कि इन डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर। आप याद कीजिए कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ऑप्टिकली क्या क्या था वो टर्म्स, में तो भूल गया, 3-4 टर्म्स थे ना एक साथ। ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, इसको बोलते थे हम मोनोसैकेराइड। तो या तो खुद हो वो, या फिर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सब उस कैटेगरी के कंपाउंड हैं जो खुद ये नहीं होते, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद वो इस टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस टाइप के कंपाउंड्स में? पॉलीहाइड्रो सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिस लिंकेज से जो जुड़े हुए होते हैं, भाई डाइसैकेराइड है तो 2 यूनिट जुड़ी हुई होंगी, ट्राइसैकेराइड है तो 3 यूनिट, पॉलीसैकेराइड में तो बहुत सारी 10,000 20,000 यूनिट जुड़ी हुई होती है। तो ये जो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, उस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो DI के आगे C लिखा है, E नहीं है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और ये बेसिकली एसिटल टाइप का लिंकेज होता है, जो अभी अभी हमने MEOH ऑब्लिक HCl जो लास्ट रिएक्शन जो देखी थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, कुछ कुछ उस टाइप का ये बॉन्ड होगा। इसीलिए उसका भी अगर आपको नाम याद हो तो नाम था ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड, और फ्रक्टोज वाले का नाम था फ्रक्टोसाइड, नहीं सॉरी फ्यूरेनोसाइड। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, सॉरी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है आपके पास में, वो किस तरीके से होता है, कैसे बनता है, वो थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए माल्टोज के बारे में ऑलरेडी आप क्या जानते हो, मैंने जो आपको 2-3 दिन पहले जो जब डाइसैकेराइड सिंपल सा बताया था कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं, वहां मैंने बताया था कि माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप पेज पलट के देख सकते हो जहां आपको लिखवाया है, माल्टोज की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं उसमें मैंने आपको लिखवा रखा था 2 यूनिट ग्लूकोज बनता है, 2 यूनिट ग्लूकोज। क्योंकि उस टाइम तक हम अल्फा और बीटा नहीं जानते थे कि ग्लूकोज में कुछ अल्फा बीटा का भी चक्कर है, बट सिंस अब तो हम अल्फा बीटा बहुत डिटेल में जानते हैं, तो अब प्रॉपरली आपको बताया जा रहा है कि जो माल्टोज है वो एक डाइसैकेराइड है, और अगर उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो 2 यूनिट बनती है अल्फा ग्लूकोज की, अल्फा ग्लूकोज की, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको जूम कर दो, आयरन जो बीच में ये जो रिएक्शन टाइप में जो लिखी हुई है, कंपाउंड जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नहीं नहीं, यही कर देते यार, जो यहाँ नहीं हो रहा था क्या। हाँ भाई, ध्यान से देखिए, आपके पास में देखो स्टार्टिंग में एक्चुअली उल्टा है। वैसे तो पहले माल्टोज बनाना चाहिए था, उसकी हाइड्रोलिसिस करके फिर अल्फा ग्लूकोज की 2 यूनिट बनानी चाहिए थी, बट समझने के लिए क्या किया हुआ है, पहले अल्फा ग्लूकोज की 2 यूनिट बनाई हुई। ठीक है, ध्यान से देखिए, दोनों यूनिट बिल्कुल एक जैसी हैं। AHOH बिल्कुल सेम जगह पे लगा हुआ है, दोनों यूनिट्स में किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं है। एक बार पहले तो ये चीज देख लो कि दोनों अल्फा ग्लूकोज है या नहीं। दोनों सेम है और अल्फा ग्लूकोज है, बस ये चेक कर लो, है या नहीं है, बताओ अल्फा ग्लूकोज है सर। ठीक है। अब ये अल्फा ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ी हुई कैसे होती हैं वो समझो आप। जो आपके पास में पहला वाला अल्फा ग्लूकोज है, वो पहला वाला अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर एनोमेरिक कार्बन पे जो OH वाला ग्रुप है, ये एक्चुअली हेमी एस्टेल वाला पार्ट है। तो हेमी एस्टेल आप जानते हो बड़ी आसानी से दूसरे अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बना सकता है, फुल एसिटेल बना सकता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जो आपके पास में पहले वाले का एक यूनिट का जो हेमी एस्टेल वाला पार्ट है, वो दूसरी यूनिट के किसी और अल्कोहल ग्रुप, और वो भी फिक्स है कौन से वाले अल्कोहल ग्रुप के साथ, चौथे नंबर के कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उसके साथ में एसिटल फॉर्मेशन कर रहा है। और एसिटल फॉर्मेशन जब होता है तो क्या कैसे होता है, समझो आप उसको। जो OH ग्रुप है उसके पास एक H+ आता है, पानी हट जाता है, मतलब OH पूरी तरीके से हट गया, और एल्कोहल वाले पार्ट का ऑक्सीजन उस पर अटैक करता है और फाइनली वहां से H भी हट जाता है। तो ध्यान से देखिए, फाइनली दोनों को जोड़ के दिखाया गया है, आपस में सिर्फ और सिर्फ एक O के थ्रू ये जुड़े हुए हैं। और इस वाले बॉन्ड को, ये जो आपके पास में ये O के थ्रू जो बॉन्ड बना, इसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक ग्लूकोज का तो नंबर 1 कार्बन का OH, और दूसरे दूसरे ग्लूकोज का नंबर 4 वाले कार्बन का OH यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है हमने 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब सवाल आता है, ये जो अब तक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में तो हम जानते हैं, दोनों आपके पास रिड्यूसिंग शुगर होते थे। अब ये बताइए, माल्टोज जो है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। हाँ जी, एनोमेरिक कार्बन ढूंढिए, एनोमेरिक कार्बन माल्टोज में। माल्टोज कौन सा है, जो प्रोडक्ट में बना है ना, वो माल्टोज है। ये बताइए, इसमें एनोमेरिक कार्बन कितने दिख रहे हैं आप। सर एक। 2 हैं यार एनोमेरिक कार्बन। तो वो तो पर यस सर। लिंकेज में है ना, OH उसका। मैं तो एनोमेरिक कार्बन पूछ रहा हूँ ना। ये सर वो तो 2 हैं। एनोमेरिक कार्बन 2 हैं, लेकिन दोनों पे OH है क्या, ना। नो नो OH सर। सर। एक पे बचा है, क्योंकि एक का तो यूज हो गया। तो अभी एक एनोमेरिक कार्बन पे अभी भी OH है, और बस उस अकेले OH की वजह से ये जो कंपाउंड है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा, ब्यूटा रोटेशन शो करेगा, और फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। बताइए, मेल्टोज सबको समझ में आया नहीं आया, आराम से देख लो, कुछ भी कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अगले वाले पे आ जाइए। RNA में नीचे जो है सेल्बियूज करके होगा शायद, हाँ सेल्बियूज। सेल्बियूज क्या है, बस वैसा ही है माल्टोज जैसा ही। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस से क्या बनती थी, 2 यूनिट अल्फा ग्लूकोज, इससे क्या बनेंगे 2 यूनिट बीटा ग्लूकोज। ध्यान से देखो, आपके पास जो माल्टोज था उसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH हमने नीचे की तरफ लगाए थे, इस बार OH हमने ऊपर की तरफ लगा दिए नंबर 1 का, बाकी और कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम। तो ये हो गया आपका बीटा ग्लूकोज। अब इस बीटा ग्लूकोज में दोनों यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिल्कुल वही नंबर 1 वाले और नंबर 4 वाले OH के साथ होता है। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन रहा है, और अल्टीमेटली वही चीज कि रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा, म्यूटा रोटेशन शो करेगा नहीं करेगा, तो होगा या नहीं होगा।
होगा, क्योंकि एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन पे अभी भी OH एज इट इज है। जो राइट हैंड साइड वाली यूनिट है उसके एनोमेरिक कार्बन पे OH एज इट इज लगा हुआ है, उसने कोई बॉन्डिंग नहीं की है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एक यूनिट का OH गया है, दूसरी यूनिट का OH एज इट इज है। दूसरे यूनिट का जो OH गया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, वो एनोमेरिक कार्बन पे नहीं था। हमारे एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो तो अभी भी एज इट इज है, और उसी OH की वजह से ये जो सेल्बियोज है ये भी क्या होगा, एक रिड्यूसिंग शुगर होगा और म्यूटा रोटेशन शो करेगा। आ रही बात समझ में? बस थोड़ी देर और, एक दो पेज और हैं, इसको भी हम अभी खत्म कर लेते हैं। अब देखते चलो, स्ट्रक्चर आराम से समझते चलो, और कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। हाँ जी, नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाओ आर्यन। तीसरी डाइसैकेराइड आ रही है आपके पास में, लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक यूनिट तो ग्लूकोज की बनती है और एक यूनिट गैलेक्टोज की बनती है। बट उस टाइम तक हम अल्फा बीटा नहीं जानते थे, तो अल्फा बीटा नहीं बताया, अब जानते हैं। तो लैक्टोज से जो ग्लूकोज बनता है वो भी बीटा होता है, और जो गैलेक्टोज होता है वो भी बीटा होता है। तो दोनों आपके पास में बीटा वाली फॉर्म में है। तो देखिए, गैलेक्टोज भी लिखा हुआ है और ग्लूकोज भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा गैलेक्टोज ग्लूकोज का C4 एपीमर होता था। तो दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसी लगेंगी आपको, केवल चौथे नंबर के कार्बन पे डिफरेंस होगा जो भी, बाकी किसी तरीके का कोई अंतर दोनों स्ट्रक्चर में नहीं होगा। दिख गया चौथे कार्बन पे डिफरेंस, एक में OH ऊपर है और एक में OH नीचे है, बाकी सब कुछ सेम है। अब इनको आपस में जोड़ना है, ये दोनों भी वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो 1 तो किसका है, गैलेक्टोज का, और 4 किसका है, ग्लूकोज का। तो आपके पास में अल्टीमेटली जो गैलेक्टोज बनेगा उसमें जो ग्लूकोज वाली यूनिट है उसके एनोमेरिक कार्बन पे जो OH था वो एज इट इज है। इसका मतलब ये गैलेक्टोज भी क्या हो गया, एक सॉरी लैक्टोज भी क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग शुगर, म्यूटा रोटेशन शो करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। स्ट्रक्चर देखिए, समझिए, कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अर्शिता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलिए लास्ट इसमें सुक्रोज पे आ जाइए। हाँ जी, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता था। अल्फा बीटा तब तक जानते नहीं थे, अब बता देते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा वाला होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा वाला होता है। ठीक है, और किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, वो जुड़ने का तरीका आप देखो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि दोनों के एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है वो पार्टिसिपेट कर रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लूकोज का भी एनोमेरिक कार्बन का OH जा रहा है, ध्यान से देखो, और फ्रक्टोज का भी एनोमेरिक कार्बन का OH जा रहा है। तो बताओ अल्टीमेटली जो सुक्रोज हुआ वो एक रिड्यूसिंग शुगर हुआ या नॉन रिड्यूसिंग शुगर? नॉन रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ, और जो रिड्यूसिंग शुगर होते थे वो म्यूटा रोटेशन शो करते थे। ये तो नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगा। लास्ट लाइन जो लिखी हुई है वो यही है, विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन, विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। तो आप याद रखो, अब तक हमने जितने भी मोनोसैकेराइड और जितने भी डाइसैकेराइड पढ़े हैं सबके सब रिड्यूसिंग शुगर होते थे, सबके सब म्यूटा रोटेशन शो करते थे। पहला कार्बोहाइड्रेट आ रहा है आपके पास सुक्रोज नाम से, जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर रहा है। और नॉन रिड्यूसिंग होने के पीछे रीजन क्या रहा कि जो दोनों यूनिट जुड़ी हुई हैं वो दोनों ही एनोमेरिक कार्बन वाले OH के थ्रू जुड़ी। अब तक ऐसा होता था कि एक का जाता था एनोमेरिक कार्बन वाला OH, एक में नहीं जाता था, तो एक से काम चल जाया करता था।
इस बार तो मामला ही खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 2 पेज और हैं बस। हाँ जी, अगले पेज पे आ जाइए, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, डाइसैकेराइड में तो केवल 2 ही जुड़ के रह गए थे, पॉलीसैकेराइड में क्या होगा, बहुत सारी यूनिट जुड़ेंगी, बहुत सारी। और ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ करके ये वाले पॉलीमर बनते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल आ रहा है पॉलीसैकेराइड में, फर्स्ट एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो जस्ट अभी अभी जो आपने सेल्बियोज पढ़ा है ना पीछे, उसका बड़ा भाई समझ लो इसको। सेल्बियोज में क्या हो रहा था, सेल्बियोज में क्या हो रहा था, केवल 2 यूनिट थी, किसकी, बीटा ग्लूकोज की। देख सकते हो आप, अभी जो मैंने पिक सेट किया इससे पहले वाली सेकंड नंबर पे जो डाइसैकेराइड था सेल्बियोज, उसमें केवल 2 यूनिट थी। और सेल्यूलोज में क्या हो गया, उसकी जैसी बहुत सारी यूनिट हैं और जुड़ती जुड़ती ही चली जा रही हैं। सब कौन से लिंकेज से जुड़ रही हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अच्छा, अब सवाल आता है इसमें, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे या नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। तो आप देखिए, हर एक ग्लूकोज वाली यूनिट का जो एनोमेरिक कार्बन पे OH है वो यूज होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है अगली वाली के साथ। Yes, sir. यस सर। अब आप इसमें ये जरूर कह सकते हो सर जो एकदम लास्ट में होगी जो टर्मिनल वाली, फिर उसमें तो बचेगा। ऐसा है कि जब इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है आपके पास में, जब हजारों की संख्या में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और उसमें सिर्फ एक में अगर है तो वो चीज फिर मैटर करेगी नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग ही बोलेंगे। मतलब ये जो चेन होती है सेल्यूलोज में, इसमें मतलब हजारों की संख्या में जुड़े हुए होते हैं एक साथ लाइन से। ये है आपका सेल्यूलोज। अच्छा, इसके बाद में आता है स्टार्च, वो भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो सेल्यूलोज तो बना होता था बहुत सारी बीटा ग्लूकोज के जुड़ने से, और स्टार्च बनता है बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज के। तो किस तरीके से जुड़े हुए हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये भी बताइए कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि आपके पास में हर एक यूनिट का जो OH वाला पार्ट है वो यूज होता जा रहा है। स्टार्च के बारे में थोड़ी सी चीज एक और सीख लीजिए आप। नेक्स्ट पेज पे आना। हाँ जी, स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड तो है, लेकिन वो 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर होता है। क्या क्या है वो पॉलीसैकेराइड, वो है एक तो एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। इनमें से जो एमाइलोज है ये होता है अनब्रांच्ड, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो होता है ब्रांच। इसको ऐसे समझो, एक सेकंड, एनसीईआरटी है क्या, आप एनसीईआरटी जरा ओपन कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर फिगर बनाया हुआ है। Yes. डाइसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड में आओ, स्टार्च में आओ इसमें। ये रहा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। हाँ इधर देखो, एमाइलोज ये तो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाले पेज, नीचे की तरफ। एमाइलोज में देखो क्या है, बिल्कुल एकदम लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज लाइन से जुड़े हुए हैं। तो एमाइलोज तो कैसा हो गया, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग है क्या इसमें, अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड हो गया।
ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ बगल वाले पे, एमाइलोपेक्टिन पे। एमाइलोपेक्टिन में क्या है, ध्यान से देखो, आपके पास में एक ऊपर चेन चल रही है, एक नीचे चेन चल रही है, और वो दोनों चेन है सब कुछ अल्फा ग्लूकोज ही, सारे अल्फा ग्लूकोज ही हैं और 1,4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं जब तक चेन है। लेकिन जहां ब्रांचिंग हुई उस ब्रांचिंग को देखो, एक चेन का नंबर 1 कार्बन पे जो OH है वो किसी दूसरी चेन के नंबर 6 वाले जो OH है उसके साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना करके और जुड़ रहा है। तो एमाइलोज में ऐसी कोई ब्रांचिंग नहीं होती थी, सिर्फ लाइन से जुड़े हुए होते थे हजारों की संख्या में, जबकि एमाइलोपेक्टिन में इस तरीके की ब्रांचिंग होगी। और जो स्टार्च होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ परसेंट आपके पास में एमाइलोज होता है, कुछ परसेंट एमाइलोपेक्टिन होता है, और पूरा इसका डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि कितना परसेंट है। एक लगभग 15 से 20% होता है, एक 80 से 85% होता है। ठीक है, इसमें से अब ये बताओ कि, अच्छा इसमें एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, इनमें दोनों का परसेंटेज देखो, कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है। अमाइलो से 15 से 20%। अमाइलोज है 15 से 20%, और जो एमाइलोपेक्टिन है जिसमें ब्रांचिंग है वो है आपके पास में कितना, 80 to 85। 80 to 85%। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन को देखो आप ध्यान से, एमाइलोपेक्टिन में जो आपके पास में टर्मिनल पे OH आ रहा था ग्रुप, वो OH वाला ग्रुप अब खत्म हो चुका है। मतलब वो जो जिस OH की वजह से आप उसको रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते थे वो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि उसने तो क्या कर दिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लिया है। तो अब जब वो रिड्यूसिंग रहा ही नहीं तो फिर डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा पानी, और अल्टीमेटली जो आपका स्टार्च है वो इसी 80 से 85%, मतलब स्टार्च को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एमाइलोज तो घुल जाता है और एमाइलोपेक्टिन नहीं घुलता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन मेजर पार्ट है उसका 80 to 85%। तो ओवरऑल हम लोग स्टार्च को क्या कहते हैं, नॉन सॉल्युबल। ठीक है, तो ये सब कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डिटेल में यहाँ पर एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। मैंने जो नोट्स भेजे हैं उसमें उतना नहीं है, ये वाली चीज आप एनसीईआरटी से कर लेना। यहाँ आपका कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है, आज एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना कार्बोहाइड्रेट तक की। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स में और पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक क्लास और मान लीजिए आप। एमिनो एसिड में हालांकि ज्यादातर चीजें आपको एनसीईआरटी से करनी पड़ेंगी, बट मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा ताकि एनसीईआरटी से पढ़ना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला मेजर पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको आज ही पढ़ लेना, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। एंड कर रहा हूँ उसको। सर अनाइंस भी भेज देना जो आप। ठीक है, हाँ बोलो क्या होते हैं, क्या होते हैं थायरेन्स वैसे? सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है उनको स्किप करो, मतलब उसके लिए पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर रिएक्शन उसकी पूरी मैकेनिज्म उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। थायरेन्स हमारे सिलेबस में नहीं है।